हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रिज्म पर आधारित जो टॉपिक्स थे उसके बारे में पढ़े थे, जिसमें कि प्रिज्म का फार्मूला डिराइव किया गया था। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, कोणीय बड़ विक्षेपण इत्यादि। तो उसमें क्या क्या फार्मूले यूज हुए थे, ये फार्मूले हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अल्पतम विचलन कोण, पतले प्रिज्म के विचलन के लिए फार्मूला, कोणीय बर्ण विक्षेपण और कोणीय बर्ण विक्षेपण क्षमता, ये फार्मूले इसमें प्रयुक्त हुए थे। अब बोर्ड परीक्षाओं में इसमें फिजिक्स में कोई न कोई आंकिक प्रश्न प्रिज्म से लगभग रहता ही है, या तो वह बहुविकल्पीय में या एक नंबर या लॉन्ग आंसर में भी ये होते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6-7 तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं, इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ। इसे आप बहुत ही अच्छे से देखें। अब साथ में मेरे कापी और कलम निकाल लीजिए और साथ में इसको अच्छे से समझ करके करते चलिए। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 1, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है। तो 60 डिग्री कोण वाले अर्थात ए बराबर 60 डिग्री हो गया प्रिज्म कोण। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन डेल्टा एम 30 डिग्री है और आपतन कोण का मान पूछ रहा आई इक्वल्स टू क्या होगा। तो अल्पतम विचलन कोण के लिए जो फार्मूला है डेल्टा एम इक्वल्स टू 2i माइनस ए, इस फार्मूले को हम लगाएंगे। तो डेल्टा एम के जगह पर 30 इक्वल्स टू 2i माइनस ए की जगह पर 60। अब 2i इक्वल्स टू 60 को इधर भेज दीजिए, तो 30 प्लस 60 ये हो गया 90। तो i इक्वल्स टू 90 अपान 2 45 डिग्री, अर्थात आपतन कोण i का मान 45 डिग्री होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें। 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो उसका अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। तो n की वैल्यू 1.5, a की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा m क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। तो जो टर्म a प्लस डेल्टा m हमको यहाँ से फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो n के जगह पर 1.5 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन 60 अपान 2, a की वैल्यू 60। अब ये नीचे की वैल्यू हो गई साइन 30 और ऊपर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, उसको ऐसे रखेंगे क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू अभी पड़ी हुई है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, या साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1/2। तो 1.5 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 1.5 को 2 से डिवाइड, तो 0.75। 0.75 साइन 48.6 की वैल्यू होती है। इसे जो लॉग टेबल होती है उस टेबल की सहायता से देखा जाता है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वैल्यू उसमें दी जाती है या फिर लॉग टेबल प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल्स टू साइन 48.6। तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल्स टू 48.6। अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48.6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.2। 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू दिस मच, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू 97.2 माइनस 60, तो ये वैल्यू आ गई 37.2। यानी अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान होगा 37.2 डिग्री। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या दिया है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम की वैल्यू 30 डिग्री, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण तो वो आर होता है, आर की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जब फार्मूला आपने डेराइव किया था तो उसमें आपने पढ़ा था आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, तो आर डैश और आर बराबर हो जाते हैं, तो ए इक्वल्स टू 2r, तो ए की वैल्यू हो गई 2 इंटू 30, आर की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 यानी 60, तो प्रिज्म कोण हमें मिल गया यहाँ से। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 60, डेल्टा एम 30, तो इस तरह से साइन 60 प्लस 30 बाई 2 साइन 60 बाई 2, तो ऊपर की वैल्यू हो गई 90 अपान 2 और ये हो गया साइन 60 अपान 2, तो ये साइन 45 हो गया और ये साइन 30, साइन 45 होता है 1 अपान रूट 2, साइन 30 1 बाई 2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपान रूट 2 हो गया, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और अपान 2 नीचे है, एक रूट 2 इसे कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल्स टू रूट 2, अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो यह कितना न्यूनतम विचलन उत्पन्न करेगा। ए एन जी दिया गया है 3/2, ए एन डब्ल्यू 4/3। यह क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। पतले प्रिज्म के विचलन के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू ए। प्रिज्म जब वायु में रखा है तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू एन के जगह पर ए एन जी लगा देंगे, ए एन जी माइनस 1 इंटू ए एन जी की वैल्यू 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे आप तो 1/2, ए इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इसी तरह से प्रिज्म जब जल में रखा जाएगा, तो प्रिज्म को जब जल में रखा जाएगा तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, आप यहां से इसको समझ लें। जब एयर से वाटर में जाएगा और वाटर से फिर ग्लास में जाएगा, तो दिया गया है एयर से ग्लास के लिए और एयर से ग्लास के लिए और एयर से वाटर के लिए दिया गया है, लेकिन वाटर से ग्लास के लिए नहीं दिया गया है, तो ये हम पहले फाइंड करेंगे कि डब्ल्यू एन जी क्या होगा। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू होता है ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यही इसमें टिपिकल मान होता है। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर प्रिज्म जब जल में रखा गया है तो डेल्टा 2 इसकी जो वैल्यू है डब्ल्यू एन जी न रख करके वो सीधे ए एन डब्ल्यू रखते हैं, और ए एन डब्ल्यू रखने से यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर होगा डब्ल्यू एन जी माइनस 1। अब डब्ल्यू एन जी की वैल्यू यहाँ से आ गई ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू, ए एन जी 3/2, ए एन डब्ल्यू 4/3, तो 3/2 इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो 3/4, तो 9/8 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 9/8 माइनस 1 इंटू ए, तो 1/8, ए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1, डेल्टा 2 निकालना इसलिए डेल्टा 2 को ऊपर रखेंगे, तो डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1/8 ए अपान 1/2, तो ये ए से ए कट गया, 1/8 ये उल्टा हो जाएगा, 2 अपान 1, 2 से इसको कट कर दीजिए तो 1/4, तो डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1/4, अर्थात डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई 1/4 डेल्टा 1। और क्वेश्चन में दिया गया है कि पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू 4 डिग्री है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, अर्थात जल में रखने पर न्यूनतम विचलन कोण 1 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वायु की तुलना में जब जल में रखा जाएगा तो न्यूनतम विचलन क्या होगा, घटेगा। 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ये तीनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू 60 डिग्री, अपवर्तनांक
√2 दिया हुआ है। और फार्मूला क्या होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का? n इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू एन इंटू साइन ए बाई टू। ऐसा इसलिए कि इसमें अननोन वैल्यू है, तो इसको हम बाएं तरफ रखेंगे। अब राइट साइड की वैल्यू हो गई n इंटू साइन ए बाई टू, एन की वैल्यू है √2 और इंटू ए की वैल्यू है 60, तो साइन 60 बाई टू, साइन 60 बाई टू हो गया ये साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो √2 इंटू 1/2। अब 2 को लिखेंगे √2, एक √2 से कट जाएगा, 1/√2 साइन, ये इसकी वैल्यू जो है 1/√2 है और 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू साइन 45। इसका मतलब हो गया कि 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल्स टू 45। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90 हो गया। तो 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल्स टू 90, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो अब इसमें आपने देखा कि डेल्टा एम यानी जो अल्पतम विचलन कोण है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि आई की जो वैल्यू होती है वह a प्लस डेल्टा एम बाई टू होती है। तो 60 प्लस 30 बाई टू, तो 60 30 90, 90 बाई टू यानी 45 डिग्री। अपवर्तन कोण r का मान a बाई टू होता है, तो 60/2 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें मिल गया अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, आपतन कोण 45 डिग्री और अपवर्तन कोण 30 डिग्री। अब यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है ANG 3/2 और ANW 4/3, जहां संकेतों के प्रचलित अर्थ हैं। तो इस स्थिति में पतले प्रिज्म के लिए एक न्यूमेरिकल आपने इस तरह का किया है, वहां पे आंकिक वैल्यू दी गई थी, यहां पर रेशियो के टर्म में निकालना है। तो पतले प्रिज्म के विचलन के लिए डेल्टा एम की वैल्यू n-1 इंटू ए होती है। जब वायु में रखा गया है तो डेल्टा 1 ANG -1 इंटू ए अर्थात 3/2 -1 इंटू ए, तो 1/2 ए आ गया। जब इसे जल में रखा जाएगा, तो जब जल में रखा जाएगा तो प्रकाश की जो किरण है पहले एयर से वाटर में जाएगी, फिर वाटर से ग्लास में जाएगी। तो हमें अब यहाँ पर चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ग्लास का, मीन्स WNG। तो WNG इक्वल्स टू होता है ANG/NW। ये वैल्यू पुट कर देंगे, ANG 3/2 और ANW 4/3, तो ये मिल जाएगा 9/8। और इस तरह से जब प्रिज्म को जल में रखा जाएगा तो डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई WNG -1 इंटू ए, तो 9/8 माइनस 1, 9/8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1/8 ए, इक्वेशन नंबर 2। अब डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1 ये कर दीजिए, तो डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1, तो ये 1/8 ए अपान 1/2 ए, हाफ हाफ कट गया, ये 1/8 इंटू 2/1 तो 1/4। अब डेल्टा 2 अपान डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1/4 आ गया। डेल्टा 1 को राइट साइड भेज दीजिए, तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू डेल्टा 1। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जल में डुबोने पर न्यूनतम विचलन अब कितना रह गया, पहले डेल्टा 1 था, अब हो गया डेल्टा 1/4, मीन्स 1/4 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग टाइप का है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री है तथा अपवर्तनांक √2 है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की पालिश की गई है। दूसरे पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण किस कोण पर गिरे कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा पालिश वाले पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किरण अपने ही मार्ग से लौट जाए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रकाश, ये आप देख रहे होंगे कि जो इसका AC सरफेस है यह चांदी की पालिश की गई है। जब चांदी की पालिश की गई है तो इसका मतलब हो गया कि यह पूर्ण रूप से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और दूसरा ये कह रहा है कि इसको किस स्थिति में प्रकाश को आपतित कराया जाए कि यह प्रकाश इससे टकरा करके सीधा चला वापस आ जाए। तो किरण पालिश वाले पृष्ठ से परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस लौटती है, यानी O से R को जाएगी और यहाँ से ये लौटेगी। तो यह कब संभव है, जब प्रकाश की किरण इस पर लंबवत गिरे अर्थात 90 डिग्री पर हो।
तो ये 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो नीचे वाला भी 90 डिग्री होगा। अब इसमें क्या क्या दिया गया था कि आर की वैल्यू, जो एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री है तो आर की वैल्यू 30 डिग्री है। तो आर यहाँ पर क्या बनेगा, ये पी क्यू जा रही है किरण और क्यू आर इमर्ज, ये इसमें अपवर्तित है और फिर ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये आर हुआ, आर दिया गया 30 डिग्री। अब देखिए क्यू जो है, क्यू पर अंदर की ओर यानी ए क्यू एन की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह अभिलंब है। जब अभिलंब है तो इधर का कोण ये 90 डिग्री और ये अभिलंब के साथ 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री निकल गया, तो ये बचा कितना 60 डिग्री। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री। और जब यह कोण 60 डिग्री हो गया और यह 90 डिग्री हो गया तो यह कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अर्थात प्रिज्म का कोण हमें यहां से मिल गया 30 डिग्री। अब हमें आई की आवश्यकता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, एन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई इक्वल्स टू एन इंटू साइन आर, एन इंटू साइन आर। एन की वैल्यू √2 और साइन आर, आर की वैल्यू हो गई 30, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहां से इसको कट करेंगे तो ये नीचे √2 मिल जाएगा। तो साइन आई इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आई इक्वल्स टू 45, अर्थात आपतन कोण का मान जो होगा वह 45 डिग्री होगा। अर्थात यह 45 डिग्री पर जब इस पे किरण को आपतित कराया जाएगा तो यह क्यू आर हो करके और फिर आर से वापस लौट आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, यह विक्षेपण क्षमता और कोणीय बर्ण विक्षेपण पर है। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी, पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.51, 1.61, 1.59 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि माध्य विचलन 5 डिग्री है तो इस पदार्थ के प्रिज्म से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। तो पहले जो दिया गया उसे आप नोट कर लें। तो लाल, बैगनी, पीला यानी रेड, वायलेट और येलो। तो रेड के लिए NR इक्वल टू 1.51, NV इक्वल्स टू वायलेट के लिए 1.61, येलो NY इक्वल्स टू 1.59। और जो माध्य कलर होता है येलो कलर, तो डेविएशन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 5 डिग्री। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल्स टू होता है NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। यह वैल्यू पुट करेंगे तो 1.61 माइनस 1.51 NV और NR की वैल्यू, नीचे NY माइनस 1 तो 1.59 माइनस 1। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे 0.10 बाई 0.59, तो ये 10/59 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो 0.169, और यह अनुपात है इसलिए यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा। तो पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल्स टू 0.169 ये मिल गया। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दोनों किरणें एक दूसरे से कितनी डेविएट हुई थी। तो जो फार्मूला हमारे पास है ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई, तो इससे मिल जाएगा हमें डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डेल वाई। ओमेगा की वैल्यू 0.169 और डेल्टा वाई की वैल्यू है 5 डिग्री, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लें 0.845 डिग्री। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होगा वह 0.845 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीले तथा लाल रंग के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.523 तथा 1.517, जबकि इन रंगों के लिए फ्लिंट कांच अपवर्तनांक क्रमशः 1.664 तथा 1.650 है। क्राउन तथा फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं ज्ञात कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा इक्वल्स टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। इस प्रश्न में क्राउन कांच के लिए और फ्लिंट कांच के लिए नीले और लाल रंग के लिए दिया गया है, लेकिन येलो कलर के लिए नहीं दिया गया है। तो येलो कलर को माध्य कलर कहा जाता है। तो जब माध्य कलर कहा जाता है तो हम रेड और वायलेट का मध्यमान निकाल देंगे यहाँ पर। तो उन क्राउन कांच के लिए
दो स्टेप पे हम इसको निकालेंगे। तो क्राउन कांच के लिए एनआर की वैल्यू 1.517, एनवी 1.523। तो एनवाई कितना हो जाएगा? एनवाई इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एनआर प्लस एनवी अपान 2, 1.517 प्लस 1.523 बाई 2, ये टोटल आ गया 3.040 बाई 2, तो 1.520। और जो वैल्यू फार्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1.523 माइनस 1.517 अपान 1.520 माइनस 1, तो ऊपर से वैल्यू आ गई 0.006 और नीचे आ गया 0.520, मीन्स ये हो गया 6 अपान 520। इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.0115 आएगा, और ये सभी वैल्यू दशमलव के तीसरे स्थान तक दी गई थी, तो जो हमारा आंसर होगा वह भी दशमलव के तीसरे स्थान तक होगा, इसलिए हम इसे दाहिने से एक डिजिट राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 5 कट करके ये हो जाएगा 2। तो ओमेगा क्राउन के लिए, क्राउन कांच के लिए हो गया 0.012। इसी तरह फ्लिंट कांच के लिए, तो फ्लिंट कांच के लिए एनआर की वैल्यू दी गई है, एनआर की वैल्यू 1.650, एनवी 1.664, तो एनवाई निकाल लीजिए, एनवाई इक्वल्स टू एनआर प्लस एनवी अपान 2, तो 1.650 प्लस 1.664 बाई 2, यहाँ से मिल जाएगा 3.314 बाई 2 इक्वल्स टू 1.657। अब ओमेगा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 1.664 माइनस 1.650 बाई 1.657 माइनस 1, तो यह आ गया 0.014 बाई 0.657, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0213, दशमलव के तीसरे स्थान तक, तो 3 कटेगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो ओमेगा फ्लिंट क्लास कांच के लिए हो गया 0.021। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट A/2 है, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब यह देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, n इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर, और n की वैल्यू कितनी दी गई है, काट A/2, काट A/2 ये दिया गया है। अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है r इक्वल्स टू A/2, r इक्वल्स टू A/2, तो काट A/2 की जगह पर हम r लिख सकते हैं, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल्स टू काट आर कर दिया हमने। काट आर क्यों करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे साइन आर है, और काट आर को हम कास आर बटा साइन आर लिख सकते हैं। जब कास आर बटा साइन आर लिखेंगे तो साइन आर नीचे कट जाएगा, ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी साइन आई इक्वल्स टू कास आर, और कास को जब हम साइन में परिवर्तित करेंगे तो साइन 90 माइनस आर हो जाएगा। तो यहां से साइन आई इक्वल्स टू साइन 90 माइनस आर, ये तभी पॉसिबल है जब आई इक्वल्स टू 90 माइनस आर हो। तो आई इक्वल्स टू 90 माइनस आर। अब डेल्टा एम अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, 2i माइनस ए होता है। डेल्टा एम की वैल्यू 2i माइनस ए, 2i, तो 2 इंटू आई की जगह पर 90 माइनस आर और माइनस ए है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 290 का करेंगे तो 180 माइनस 2r माइनस ए। अब r इक्वल्स टू A/2 है, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 2r होगा, तो 2r के जगह पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे a, तो 180 माइनस ए, और a के पहले से है माइनस ए, तो इस तरह से हो गया 180 माइनस 2a। यह क्वेश्चन बोर्ड में जो है मल्टीपल चॉइस में भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, और यह वैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में 1 साल 2 साल या कई सालों के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ करके और करें।